बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फजल मालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एजोमैक्स कैप्सूल के बारे में। एजोमैक्स कैप्सूल की जो कंपोजिशन है, यानी जिससे ये दवाई बनी है, उसे हम एजिथ्रोमाइसिन कहते हैं। एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो कि डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब वो कौन कौन सी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं जिसमें हम इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। ये जो दवाई है एजिथ्रोमाइसिन, ये मेडिसिन की जिस ग्रुप से बिलोंग करती है उसे हम मैक्रोलाइड्स कहते हैं। और मैक्रोलाइड जिस्म में काम कुछ इस तरह से करते हैं कि बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। जितने भी एंटीबायोटिक्स आप देखेंगे उनमें मोस्टली दो ही उनके मैकेनिज़्म होते हैं, यानी उनके काम करने के दो तरीके होते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, तो कुछ एक ऐसे होते हैं जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। एजिथ्रोमाइसिन जो है ये बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, और बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करके फिर ये मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है। अगर हम इसके इंडिकेशंस की बात करें, यानी हम कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हम इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें टॉप में जो सबसे पहले रीज़न आती है, जो सबसे पहली कंडीशन आती है, उसे हम रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से मुराद ये है कि सांस की नालियों में कोई अगर इन्फेक्शन हुआ हो तो उसमें हम इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है उसमें मैं आपको कुछ एक एग्जांपल्स देता हूँ, जिसमें ब्रोंकाइटिस आता है, जिसमें फेरेंजाइटिस आता है, जिसमें टॉन्सिलाइटिस आता है, जिसमें लेरेंजाइटिस आता है, जिसमें नमूनिया आता है। ये सारे आपको लंग्स समेत मुख्तलिफ जो ट्रीज़ है, एयर ट्रीज़ है, उनमें इन्फेक्शंस के नाम हैं। उन सब में आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बाद यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से मुराद ये है कि पेशाब का इन्फेक्शन, पेशाब की नालियों में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसको हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। इससे मुराद ये है कि जहाँ से ये जो सिस्टम है, यूरिनरी ट्रैक जो है, जो शुरू होता है, वहाँ से लेके उसके एंड तक कहीं भी इन्फेक्शन है तो हम उसमें इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर किडनी में इन्फेक्शन है, पायलोनेफ्राइटिस जिसको कहा जाता है, उसमें हम इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह यूरेटर में अगर कोई इन्फेक्शन है जिसको हम यूरेट्राइटिस कहते हैं, तो उसमें भी इस दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह यूरेथ्रा में कोई इन्फेक्शन है जिसको हम यूरेथ्राइटिस कहते हैं, तो उसमें भी इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जो ब्लैडर है उसमें अगर इन्फेक्शन हो जिसको हम सिस्टाइटिस कहते हैं, उसमें भी आप एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के अलावा हम ईयर इन्फेक्शन जिसको हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, कान का इन्फेक्शन जो होता है, उसमें भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टीथ में अगर कोई इन्फेक्शन है, दांतों में किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हुआ हो तो उसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी इसकी इंडिकेशंस हैं। मसलन टाइफाइड में इसका इस्तेमाल किया जाता है, नमूनिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन सारे कंडीशंस में हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ेस के बाद हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं कि अगर इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाए तो कौन कौन से हो सकते हैं। जिसमें सबसे पहले है नोज़िया, यानी दिलमतली का होना, वोमिटिंग, उल्टी का आना, डायरिया, पैचेस का लगना। उसके अलावा हेयरिंग लॉस। याद रखें ये जो मेडिकेशन है हम इसको ईयर इन्फेक्शन में तो यूज़ कर सकते हैं, करते ही है, लेकिन अगर ओवरडोज हो जाए तो ये हेयरिंग लॉस भी करती है। उसके अलावा हेडेक, डिजीनेस, ये भी एजिथ्रोमाइसिन के साइड इफ़ेक्ट्स में आते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स के बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन। कोई भी मेडिकेशन, देखिए इंडिकेशंस याद रखना यानी यूजेस को याद रखना, साइड इफ़ेक्ट को याद करना कोई मुश्किल नहीं है, या इनको समझना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मेरे नज़दीक अगर कोई भी मेडिसिन अगर किसी को प्रिस्क्राइब की जाती है या कोई भी मेडिसिन ले रहा हो तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो जानने के लिए ज़रूरी है वो है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन से मुराद ये है कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें हम इस दवाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम एजिथ्रोमाइसिन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो उसमें सबसे पहली जो कॉन्ट्राइंडिकेशन आती है वो है हाइपोमैग्नीसीमिया। हाइपोमैग्नीसीमिया का मतलब ये है कि अगर ब्लड के अंदर, हमारे बॉडी में ब्लड के अंदर मैग्नीशियम का लेवल कम हुआ है, जिसको हम हाइपोमैग्नीसीमिया कहते हैं, उसमें हम इस दवाई का हरगिज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें मैग्नीशियम का लेवल कम हुआ है तो उस पेशेंट में हम इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
इसी तरह हाइपोकैल्सीमिया से मुराद ये है कि अगर ब्लड के अंदर बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम हो जाए नॉर्मल से तो हम उसको हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं, और हाइपोकैल्सीमिया में भी हम इस दवाई का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, उसके अलावा और कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें हम इस दवाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, मतलब ये है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल जिसको मैक्रोलाइड ग्रुप्स है, मैक्रोलाइड में आपके पास एजिथ्रोमाइसिन के अलावा एरिथ्रोमाइसिन आता है, क्लेरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, ये सारे आते हैं। इन सारे मेडिकेशन यानी मैक्रोलाइड ग्रुप से अगर एलर्जी है तो उसके लिए ये हरगिज़ वो पेशेंट जो है इस दवाई का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके अलावा है QT इंटरवल प्रोलॉन्ग, ये थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। QT इंटरवल जो होता है ये जब आप ECG देखते हैं तो ECG के ऊपर पता चलता है कि QT इंटरवल क्या होता है, PR इंटरवल क्या होता है, RR इंटरवल क्या होता है। ये बाद में आप जब ECG जब आपके सामने आएगी तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर QT इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाए, प्रोलॉन्ग जब होता है तो आपकी हार्ट बीट में जो है वो फिर डिस्टर्बेंस आ जाती है, टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। तो याद रखिए अगर किसी पेशेंट का जो कि हार्ट का पेशेंट है और उसको डायग्नोज किया गया है एज ए QT इंटरवल प्रोलॉन्ग, तो उसमें भी ये दवाई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कहने का मकसद ये है कि किसी का हार्ट रेट नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है तो उसमें भी ये दवाई नहीं इस्तेमाल की जा सकती है, और किसी का हार्ट रेट अगर नॉर्मल से कम है तो उसमें भी जिसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं उसमें भी इस दवाई का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। डोज की अगर हम बात करते हैं तो ये जो मेडिसिन है ये आपको 500 mg में भी मिलती है और 250 mg में भी मिलती है। अगर 500 mg अगर किसी को प्रिस्क्राइब हम एज ए डॉक्टर करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि आपने रोज़ाना यानी दिन में एक दफ़ा इस टेबलेट का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर हम 250 किसी को हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसे कहते हैं कि आपने दिन में 2 दफ़ा इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। ये थी इसकी डोज। अच्छा, अब हम थोड़ी सी इसकी एक इम्पोर्टेंट व्यू है उसको देखते हैं कि जो एजिथ्रोमाइसिन है उसका कोविड-19 में क्या रोल था, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, और फिर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रेगनेंसी में ये इंडिकेटेड है ये मेडिसिन जो है। कोविड जब स्टार्ट में शुरू हुआ था, शुरू की जब उसके केसेस आने लगे थे तो बहुत सारे डॉक्टर्स जो है जो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते थे उसमें पहली जो एंटीबायोटिक थी जो कि कोविड के पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब किया जाता था वो एजोमैक्स थी, यानी एजिथ्रोमाइसिन था। जो पहली एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाती थी उस वक्त वो थी एजिथ्रोमाइसिन। लेकिन जो वक्त गुजरता गया बहुत सारे पेशेंट्स को एजिथ्रोमाइसिन, कोविड के पेशेंट्स को जब प्रिस्क्राइब किया गया तो उसमें एक बात नोटिस की गई कि वो जितने भी पेशेंट्स हैं कोविड की जो एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें डायरिया की शिकायत हो रही है। वो सारे पेशेंट्स दूसरे दिन आपके पास आते हैं डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब जब से आपने ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है हमें जो है वो डायरिया होने लगा है। मैंने स्टार्ट में जब साइड इफ़ेक्ट्स की मैंने बात की थी तो वहाँ पे मैंने कहा था कि डायरिया जो है वो एक इसका इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है। याद रहे कोविड के पेशेंट्स में ये देखा गया है कि सिवियरली जो भी पेशेंट ये एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल कर रहा था वो सिवियरली सफ़र कर रहा था डायरिया से। तो बाद में फिर डॉक्टर्स ने एजिथ्रोमाइसिन को रिप्लेस किया किसी और मेडिकेशन से, लाइक मॉक्सीफ्लोक्सासिन, लेवोफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, इस तरह की मेडिकेशन से उन्होंने रिप्लेस किया। तो कोविड में पहले स्टार्ट में एजिथ्रोमाइसिन जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई है, बाद में ये देखा गया कि डायरिया से वो सफ़र कर रहे हैं कोविड के पेशेंट्स, तो फिर इसको रिप्लेस किया गया। तो एक कॉन्ट्राइंडिकेशन जिसकी आप कह सकते हैं कि डायरिया अगर किसी को है तो उसमें भी एजिथ्रोमाइसिन नहीं प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या ये जो एजिथ्रोमाइसिन है वो हम हामला ख़वातीन जो होती है, जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं, उनमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जी हाँ, एजिथ्रोमाइसिन जो है ये सेफ़ एंटीबायोटिक है इन प्रेगनेंसी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। थैंक यू।